हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। जो यार ये वीडियो होने वाली है, ये हमारी एडवांस अकाउंटिंग की सेकंड वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने हायर परचेज सिस्टम की आपको थ्योरी पढ़ाई थी। यार इस वाली चैप्टर में भी ना इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो सिस्टम है हमारा, वो हायर परचेज सिस्टम के जैसा ही है लगभग लगभग। तो मैं पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूँ आपको, देन हम जो क्या कहते हैं हायर परचेज सिस्टम है उसके जो नुमेर वो एंट्रीज़ हैं, फिर क्या क्या मेथड्स हैं उसके, तब डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा पहले जो वो क्या कहते हैं थ्योरी थ्योरी पोर्शन है ना, पहले वो निपटा दिया जाए आपका। उसके बाद क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स वाले टर्म्स पे, न्यूमेरिकल्स में भी मतलब कि एंट्रीज़ वगैरह क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में डीप नहीं घुसना है आपने। ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है कि क्या क्या किस चीज़ की एंट्रीज़ होती है, मतलब क्या क्या अफेक्ट पड़ता है, जो उसका मेन अफेक्ट है वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पड़ता है, सिर्फ आपने ये देखना होता है और कुछ भी नहीं करना होता हमने उसमें। ठीक है, तो जो आपका आज का टॉपिक होने वाला है वो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम यार जस्ट अपोजिट हायर परचेज सिस्टम का एक तरह से मान लीजिए आप, जिसमें थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस आ जाते हैं। ये भी बिल्कुल जैसे किस्तों, मतलब कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पेड होता है। बस इसमें एक चीज़ हो जाती है कि जो परचेज़र होता है वो जैसी उसको डिलीवरी मिलती है उसकी, मतलब सामान की, तभी वो उसका मालिक बन जाता है। ठीक है, इस वाले क्योंकि मैंने यार जो हायर परचेज सिस्टम है और आपका जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है उसके बीच में डिफरेंशिएट करके मैं आपको समझा दूंगा, तो इसको अलग से पढ़ने की टॉपिक जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पिछला भी रिवीजन हो जाएगा, और जो ये वाला है ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इसका भी आपको सारा पढ़ लोगे आप। ठीक है, तो यार रखना यार, ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा था, मे बी शायद झारखंड, जो झारखंड असिस्टेंट अकाउंट था उसके पेपर में आ रखा था। ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डेफर्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये एक दो बार और भी किसी पेपर में पूछा गया है। ये क्या कहते हैं एम कॉम के पेपर में भी पूछा गया था कि डेफर्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम किस में था, शायद एम कॉम में या बी कॉम किसी उसमें पूछा गया था ये एडवांस अकाउंटिंग का। ठीक है, तो डिफरेंस पे आ जाते हैं। जो यार आपका डिफरेंस है ना, डिफरेंस है आपका ये पहला नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो जो हायर परचेज सिस्टम है, हायर परचेज सिस्टम है जो हायर परचेज सिस्टम है आपका, ये एग्रीमेंट होता, एक एग्रीमेंट होता है हायर का, देन उसके बाद कन्वर्ट होता है एग्रीमेंट ऑफ सेल में। यानी कि यार ये जो सेल तभी तो होगा कि जब आपने लास्ट आपने पैसे दे दिए किसी को और उससे आपको कुछ चीज़ मिल गई। तो इस हायर परचेज सिस्टम में हमने ये तो पढ़ा था कि जब आखिरी पेमेंट पे होती है, आप आखिरी किस्त देते हो, तब वो आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है आगे जाके। यही पढ़ा था हमने, बिल्कुल। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या बोलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही होता है। जैसे ही आपने गुड्स के लिए अप्लाई करा, आपको गुड्स मिला, आप उसके मालिक बन जाते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। जो ज़्यादातर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है यार, ये छोटे मोटे गुड्स पे होता है, मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती मनी के टर्म्स में ना, तो ये वहाँ पे होता है। क्योंकि अगर जो मालिक, वो क्या नाम है, जो दुकानदार है, अगर वो बड़े बड़े गुड्स पे ही आपको क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे देने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो इसमें जो डील कर रहे होते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, वो छोटे छोटे प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं, मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें, सब फ़ोन खरीद रहे हैं। आजकल तो फ़ोन भी बहुत महंगे आने लग गए हैं, खैर। पर जैसे छोटे छोटे हैं कि 10-15 हज़ार तक के नीचे में, 20 हज़ार तक के नीचे में, 50 हज़ार तक के नीचे में जो चीज़ें हैं, उसके लिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जो भी अभी 11 इसके पॉइंट्स में मैंने डिफरेंशिएट कर रखा है, आप पहले वो पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर कोई मतलब कि आपको कोई क्वेरी होगी, तो यार मैंने टेलीग्राम पे अपना चैनल बना रखा है, आप वहाँ पे भी जाकर हमें अपनी जो दिक्कतें होती हैं वो बता सकते हैं। और तो टेलीग्राम इन वो क्या नाम है चैनल ज्वाइन करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मैं जो ये PDF है जो जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने टाइप करी है, ये भी आपको मैं वहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आपको वहाँ से मिल जाएगी और आपको कुछ भी डाउनलोड करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेकंड है पासिंग ऑफ ओनरशिप। पासिंग ऑफ ओनरशिप हायर परचेज सिस्टम में आपको पता ही है कि जैसे जो लास्ट वाली आप पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट की, तब आपको क्या कहते हैं उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। बट जो आपका क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, उसमें ओनरशिप ट्रांसफर्ड आपको जैसे ही परचेजर इमीडिएटली बाय करता है कोई प्रोडक्ट, वैसे ही ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद होता है तीसरा, आ जाता है हमारा रिकवरी ऑफ गुड्स। रिकवरी ऑफ गुड्स देखो कुछ नहीं होता। रिकवरी गुड्स में मतलब क्या है कि सेलर के पास राइट है, जैसा हायर परचेज सिस्टम में आपने कोई स्कूटी खरीदी, आप उसकी क्या इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, तो जो मालिक है यानी कि कंपनी वाले हैं, उनके पास राइट है कि वो अपने गुड्स वापस ले सकते हैं। ठीक है, और जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में
जो कि मालिक होता है ना यार, वो आपसे गुड्स वापस नहीं ले सकता। वो आपके ऊपर केस करेगा कि जो अनपेड बैलेंस है, जैसे 80,000 रुपये है, आपने 20,000 डाउन पेमेंट दे दी, 60,000 में से आप 40,000 पेमेंट कर चुके हैं समझ लीजिए एक बार के लिए। तो जो हायर वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है उसमें जो 20,000 रुपये आपने अभी नहीं दिए हैं ना, तो जो कंपनी है या फिर जिससे आपने ख़रीदा है वो आपके ऊपर केस करेगा, और जो बची हुई अमाउंट है ना उसके लिए डिमांड करेगा कि आप उसको वो बची हुई वाली अमाउंट दो। उसे आपके एसेट से मतलब नहीं है, एसेट्स बोल रहा हूँ मतलब सॉरी, जो आपकी मशीनरी है या फिर जो भी आपने परचेज करा है, स्कूटी वगैरह जो भी खरीद रखा है, उससे उसको कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब कि गुड से मतलब नहीं है, उसे अपनी अमाउंट से मतलब है कि जो आपने अनपेड कर रखी है उसके लिए, मतलब जो आपने आउटस्टैंडिंग कर दी है उसके लिए, जो आपने उसे दी नहीं है, तो उसके लिए वो आपसे डिमांड करेगा कोर्ट में जाके कि मुझे, कोर्ट को ये बोलेगा कि इसे फोर्स करो कि मुझे जो मेरा बचा हुआ बैलेंस है वो मुझे वापस ला कर दो। ठीक है, वापस ला कर भी कहता हूँ मुझे दिलवाओ एक तरह से। ठीक है, इसके बाद आ जाता है राइट ऑफ द सेलर इन केस ऑफ हायर परचेस। मतलब कि जो राइट क्या होता है सेलर का ना, जो राइट सेलर होता है इसमें रेपोसेशन बोलते हैं। रेपोसेशन क्या बोलते हैं, अगर कोई बंदा मतलब कि जिसने खरीद रखा है वो पैसे पे नहीं कर पाता, तो परचेज सेलर के पास ये राइट होता है कि वो उसका वापस ले ले उससे गुड्स। इसमें भी पोजीशन में भी रेपोजिशन में भी दो तरह के होते हैं, एक पार्शियल रेपोजिशन होता है, एक वो क्या नाम है फुल रेपोजिशन होता है। मतलब समझ लीजिए आपने दो स्कूटी बाय कर रखी है वहाँ से, और आपने पेमेंट कर दी है एक की, कर दी है एक की, मतलब जैसे समझ लीजिए 80,000 की दो स्कूटियाँ हैं, आपने 1,20,000 पे कर दिए है। ठीक है, तो सेलर के पास ये राइट होता है कि क्या नाम है, या तो वो आपका पार्शियल रिपोजिशन कर ले या फुल रिपोजिशन कर ले। पार्शियल में मतलब एक उसकी स्कूटी आपके पास ही रहने दे और एक स्कूटी वो अपने पास ले ले। और फुल रिपोजिशन में क्या होता है कि क्या नाम है, वो सारी की दोनों स्कूटी ही वापस ले ले। जब आप दोनों की चीज़ की पेमेंट कर देंगे तब आपको मिल जाएगा। राइट ऑफ द सेलर में मैंने आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट में पहले ही बताया कि जो इसमें सेलर होता है वो क्या कर सकता है, सिर्फ वो क्लेम करता है आपके कि जो बची हुई अमाउंट नहीं है भाई वो दे दे मुझे। अगर आप नहीं देते तो वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट को बोलेगा कि आप इसे फोर्स करें, जो मेरी अनपेड अमाउंट है उसके लिए मुझे वो मुझे दिलवाए, मतलब जो मेरा हक है वो मुझे दिलवाए। इसके बाद है राइट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब एक तरह से आपने डेप्रिसिएशन में पढ़ा होगा डिस्पोजल। ठीक है, जो परचेजर होता है ना यार, क्या नाम है, हायर परचेज सिस्टम में, वो याद रखना वो मालिक नहीं होता, उसके पास में सिर्फ पोजीशन होती है। तो वो जो हायर कर रखा है ना उसने गुड्स, वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और ना ही प्लेज डिस्ट्रॉय कर सकता। प्लेज मतलब जो शपथ ले रखी है उसने कि क्या नाम है वो आखिरी तक, मतलब कि आखिरी किस्त देगा उसकी, उसी को प्लेज बोल रखा है। यानी कि प्लेज और मतलब ठीक है, यहाँ पे जो प्लेज का वर्ड यूज़ करा गया है वो इसीलिए यूज़ करा गया है। ठीक है, तो जो परचेज़र है वो क्या नाम है डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता गुड्स को, और अपनी मर्जी से नहीं चला सकता जैसा वो चलाना चाहे। मतलब उसके लिए कुछ बोलेगा कि भाई ऐसा गुड्स को ऐसे ही रखना, ऐसा सब बोला जाता है। ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, बट बोला जाता है कि गुड्स को ठीक कंडीशन में रखा जाना, कि जब तक कि उसकी आखिरी पेमेंट नहीं हो जाती। बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, आपके ऊपर जैसे मर्जी वैसे ही चलाओ। ठीक है, जहाँ ले जाना है गुड्स को वहाँ ले जाओ, जैसे यूज़ करना है उसको वैसे यूज़ करो, जैसी आपकी इच्छा है आप वैसे यूज़ करो उसको। बट कोई भी आपको उसमें नहीं बोलेगा, ना ही टोकेगा। इसके बाद आ जाता है गुड टाइटल। देखो गुड टाइटल क्या होता है, गुड टाइटल मतलब एक तरह से होती है आपकी ओनरशिप ही बोल सकते हो आप। पर हायर परचेज सिस्टम में जो होता है उसमें जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है तभी उसके बाद आपको गुड टाइटल मिलता है। गुड टाइटल का मतलब क्या, आपको ओनरशिप मिलती है। ठीक है, कि आप मतलब कि जब लास्ट पेमेंट कर दोगे आप, आपने लास्ट पेमेंट करी तब आपको जो कंपनी है वो ओनरशिप ट्रांसफ़र करेगी कि भाई आप अब इस गाड़ी के मालिक बन चुके हैं। तो उसी को गुड टाइटल बोला जाता है एक तरह से यहाँ पे ना। बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में यहाँ पे गुड टाइटल का ये है कि थर्ड पार्टी कि वो को कभी हायर परचेज सिस्टम में गुड टाइटल नहीं मिल पाएगा जब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट में हो, हायर परचेज के कॉन्ट्रैक्ट में। यानी कि जब तक आपने उसकी आखिरी पेमेंट नहीं कर दी है। समझ लीजिए आप एक स्कूटी खरीद, स्कूटी बार बार दे रहा हूँ इसलिए एग्जांपल, क्योंकि आजकल मोस्ट जो है वो यही खरीदी जाती है हायर परचेज सिस्टम पे ना। यानी कि जो आपकी जब तक आपने मतलब कि लास्ट पेमेंट नहीं कर दी स्कूटी की कंपनी को, ठीक है, तब तक आप उसको ओनरशिप मतलब गुड टाइटल उसका किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आपने लास्ट पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप उसके मालिक नहीं बन पाओगे, और जब तक मालिक नहीं बन पाओगे तो
ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र कर दोगे। और मैंने बोला है कि गुड टाइटल को ही ओनरशिप बोलते हैं। तो आपके पास में क्या होता है, हायर परचेज सिस्टम में पोजीशन होता है जब तक उसकी आप लास्ट पेमेंट नहीं कर देते। देन उसके बाद जब लास्ट पेमेंट कर दोगे तब आपको ओनरशिप मिलती है, ठीक है। बट क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। जो थर्ड पार्टी है उसको गुड टाइटल तभी मिल जाता है जैसे उसने वो चीज़ खरीदी होती है। वो चाहे किसको ट्रांसफ़र करे, आगे वाले को करे, तीसरे को करे, चौथे को करे, पांचवे को करे, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। गुड टाइटल वो किसी को भी ट्रांसफ़र कर देता है, बट हायर परचेस में ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो हायर परचेस सिस्टम होता है यार, लाइबिलिटी होती है ना, लाइबिलिटी, वो क्या नाम है, जो आपका खर्चे वगैरह होते हैं गुड्स से रिलेटेड, तो वो सेलर पे लाई होता है। यानी कि जैसा आप किसी घर में रह रहे हैं ना, किराए पे रह रहे हैं किसी मकान में, तो जो आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, जो उसका मतलब कि सामान वगैरह है, क्या ड्रॉअर ठीक कराने हैं, पेंट कराना है उसमें, मतलब कि जो अगर कुछ वाटर, सब वाटर के रिलेटेड कुछ ख़राब हो गया है, तो वो जो काम करवाएगा वो कौन करवाएगा, वो मालिक करवाएगा, यानी कि सेलर करवाएगा जिसके पास आप ले रह रहे हैं, ठीक है। तो बट ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, जो सारा अब ओनरशिप उसने आपको ट्रांसफ़र कर दिया, सेलर ने परचेज़र को, तो जो खर्चे भी होंगे वो कौन करेगा, वो परचेज़र ही करेगा। इसमें सेलर बिल्कुल फ्री होता है, उसको कोई भी रिपेयरिंग करा, गुड्स की रिपेयरिंग कराने के लिए, कुछ भी अलग अलग चीज़ें कराने के लिए वो बिल्कुल भी बाउंड नहीं होता है परचेज़र के ऊपर। वो बिल्कुल फ्री होता है इस वाले इसमें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, ठीक है। इसके बाद आता है रिस्क, ठीक है। जो यार रिस्क होता है हायर परचेज में, वो होता है सेलर के ऊपर, मतलब कि सेलर के उसमें कम रहता है रिस्क, क्योंकि उसमें जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड नहीं हो जाती तब तक वो क्या करता है, मतलब कि वो उसके पास ये अधिकार होता है कि वो गुड्स वापस ले लेगा अपना। बट इस जो मतलब कि एक तरह से जो रिस्क है वो किसके ऊपर है, सेलर के ऊपर है। हाँ, इसमें थोड़ा सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम जो रिस्क लाइज होता है वो किसके ऊपर होता है, सेलर के ऊपर, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हो जाती है। मतलब जो रिस्क रहता है वो ज़्यादातर किसका रहता है, सेलर का रहता है, ठीक है। और जो अंदर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है, रिस्क किसका होता है, परचेजर का होता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो ये रिस्क है ना, वो एक तरह से ओनरशिप को ही लेकर है यार, समझ रहे हैं कि ओनरशिप वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, और जो परचेजर में है उसको पहले ही मिल चुकी है, ठीक है। तो जो रिस्क होता है वो ज़्यादा किसका होगा, इसमें सेलर का होता है, क्योंकि अगर गाड़ी ठुक गई, मतलब कि बेकार हो गई बिल्कुल, तो अगर वो लास्ट जो आपका बंदा है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है इंस्टॉलमेंट की, तो वो रिकवरी नहीं कर पाएगा। गुड्स तो ले लेगा, रिपोजिशन तो कर लेगा वहाँ पे, बट जब उस गुड्स को बेचने जाएगा मार्केट में तब उसको उतनी वैल्यू ही नहीं मिलेगी। तो रिस्क किसका हो गया यहाँ पर, हायर परचेज सिस्टम में सेलर का हो गया। ऐसी परचेजर में भी हो गया, परचेजर में ओनरशिप उसकी हो गई। तो क्या नाम है, अगर उसने गाड़ी ठोक दी, बिल्कुल चलाने लायक नहीं करी, रह गई, तो क्या होगा, वो अगर इसमें वो जो आपका सेलर है वो आपसे गुड्स तो वापस लेगा नहीं, वो आपसे किस चीज़ की डिमांड करेगा, पैसे की डिमांड करेगा। तो आपने अगर गाड़ी ठोक दी वगैरह और सारी चीज़ें उसकी जो तबाह हो गई, तो जो आपका रिस्क होगा वो किसका होगा, परचेजर का होगा, क्योंकि उसे गुड्स तो देना नहीं है, उसे पैसे देने हैं, और गुड्स भी ख़राब हो गया उसका, और पैसे भी देने पड़ेंगे, क्यों ना कोर्ट में जाएगा वो, और कोर्ट में केस करेगा, अगर पैसे नहीं दोगे तो जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है बेलमेंट। देखो बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट यार एक क्या कहते हैं, उधार का सौदा बोलता है ना, जैसे उधार का, वैसे ही होता है कि उधार पे किसी को सामान दे दिया। बेलमेंट भी एक तरह से यही हो गया। बेलमेंट का जो एक्ट होता है यार, वो होता है सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अकॉर्डिंग, ठीक है। बेलमेंट में यही होता है कि दो पर्सन होते हैं, जैसे हम किसी को किराए पे चीज़ दे देते हैं ना, हाँ घर ही जैसे बोल लो आप, घर किराए पे दे देते हैं किसी को कि भाई ये है, ये तू यहाँ पे रह सकता है, इतनी इतनी अमाउंट मुझे देता रहियो हर महीने, या फिर लमसम में मुझे दे दियो कि 6 महीने की एक साथ मुझे अमाउंट दे दियो। तो यही कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बेलमेंट होता है। यहाँ पे जो मालिक होता है उसे बेलर बोला जाता है, और जो परचेज़र होता है उसे बेली बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि बेली क्या है, बेली वो है जो आपका सामान उधार पर ले रहा है, मतलब कि यूज़ करने के लिए ले रहा है। जैसे आप खेती करते, मतलब कि कई बार आपने सुना होगा कि कोई लोग पट्टे पे ज़मीन लेता है, पट्टे में मतलब कि खेती के लिए उधर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज़मीन ले ली उससे, कि क्या नाम है भाई, ये जो ज़मीन है उसकी एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट दे दी उसे, और इसमें जो भी प्रोडक्शन होगा वो मेरी कमाई होगी, इस पे तेरा कोई हक नहीं है। बस मैं तेरे को एक फिक्स अमाउंट दे रहा हूँ इतने पीरियड के लिए, मतलब एक रेंट दे रहा हूँ तेरे को, इतने मतलब कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और तब तक तू मुझे टोकेगा नहीं, मैं इसमें कैसे भी खेती करूँ, कैसे भी
कमाऊँ दमाऊँ, इसमें कुछ भी उगाऊँ, तो तेरा राज मुझ पे नहीं चलेगा। ठीक है, पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो परचेजर होता है वो बेली होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ओनर होता है उसमें। जैसे ही उसको गुड्स मिला होता है वैसे ही वो क्या बन जाता है? ओनर बन जाता है। नॉर्मल सी बात है यार, क्योंकि ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, इसके बाद आता है सिक्योरिटी। जो हायर परचेज सिस्टम होता है उसमें परचेजर ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। ठीक है, अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ही डज नॉट गेट मोर है यार, ये MPR ही लिख दिया, मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो जो हायर परचेज सिस्टम है उसमें परचेजर मोर ज़्यादा सिक्योर्ड रहता है, और अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में इसको ज़्यादा इसको ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है। ओके, ये यार ज़्यादा क्लियर मतलब ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर में सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इसमें तो लास्ट वाला पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट। यार ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसमें भी डिफरेंस में DI की जगह DE हो गया है, और वेंडर में भी VENDORE हो गया है उसमें। तो यार ये इग्नोर कर देना, ये टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं जो हो जाते हैं कभी कभार। ठीक है, इसमें याद रखना ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता दोनों में। जो ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट रहेगा वो इसका भी सेम रहेगा और इसका भी सेम रहेगा, क्योंकि उस होता क्या है, जब हम इस हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉल पेमेंट सिस्टम में होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट की अमाउंट आपको देनी होती है, जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के दौरान आपको देनी पड़ती है सेलर को, परचेजर को सेलर को देनी पड़ती है। और जब वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है ख़त्म, या तो आपको मतलब कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट में तो आपको पहले ही गुड्स मिल जाता है, उसके बाद में वो एक फॉर्म NOC बोल एक तरह से कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता आप पे, और सेम उसमें भी होता है आपको हायर परचेज सिस्टम में, उस पर भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। और जो उनकी अकाउंट्स की ट्रीटमेंट है वो सब की सब सेम टू सेम रहती हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं आता। डेप्रिसिएशन सेम लगता है इसमें, आपका इंटरेस्ट सेम लगता है, कैश कैसे निकालते हैं वो भी सेम लगता है, बस मेथड्स अलग होते हैं थोड़े बहुत जो होते होंगे, वरना सारी चीज़ें क्या रहती हैं इसमें, सेम रहते हैं। ठीक है, तो यार होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मैं आपको वीडियो कैसी लगी है। और क्या कहते हैं, आप वो आपका टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उससे ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये वाली PDF मैं उसमें डाल दूंगा। और क्या कहते हैं, जो अदर भी इन्फॉर्मेशंस होती है वो उसमें ज़रूर डाल देता हूँ मैं, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि और भी जल्दी जल्दी वीडियोज़ आने वाली, रेगुलर वीडियोज़ आएंगी चैनल पर। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को।